हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ट्रांसफार्मर चल रहा था, ट्रांसफार्मर में प्रकारों का वर्गीकरण चल रहा था। अब वर्गीकरण में अपन ने पढ़ लिया था कौन कौन से ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने अपन ने पढ़ लिया था क्या, वोल्टेज के आधार पर। आज पढ़ेंगे भाई कोर के आधार पे ट्रांसफार्मर का प्रकार। कोर के आधार, करोड़ के आधार पे ट्रांसफार्मर के, करोड़ के आधार पे, करोड़ प्रकार के, कौन से करोड़ प्रकार के ट्रांसफार्मर, करोड़ प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं आपके। अब भाई बात ये करें करोड़ प्रकार के जो ट्रांसफार्मर में, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे करोड़ है ये किसकी बनी होती है, जो करोड़ है ये किसकी बनी होती है। तो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, अब मैंने सारी बातें बता दी कि भाई करोड़ बनी होती है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, इसकी मोटाई ये होती है, इसको इस हिसाब से लगाया जाता है। लेकिन आज अपन दोबारा बात कर सकते हैं इसकी, क्या कि जो करोड़ है ये सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें ये बात करें जो इसमें सिलिकॉन की जो मात्रा है, क्या करोड़ के अंदर जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, ये मात्रा कितनी होती है। जो बात करें सिलिकॉन की मात्रा की, किसकी, सिलिकॉन की मात्रा की, सिलिकॉन की मात्रा होती है आपकी 3.8 से 4.5%। क्या सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4% आपकी ली जाती है। फिर बात करें साहब जो आपकी जो ये करोड़ है इसकी मोटाई कितनी होती है। क्वेश्चन यही आते हैं कि भाई करोड़ है इसकी मोटाई होती है, तो मोटाई की मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, कल वाले में बताई थी, आज वाले में वापस आपको बताओ। इसकी जो मोटाई है यह आपकी होती है 3.5 से 0.5 mm इसकी मोटाई लेके चलते हैं। अब भाई जो करोड़ है, करोड़ प्रकार के जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं, इनकी कुछ आकृतियां होती है करोड़ों की, क्या इनको कुछ आकृतियां दे देते हैं। तो इसकी बात करें जो करोड़ की जो आकृति होती है, करोड़ की आकृति की बात करें, करोड़ की आकृति की, तो एक तो लेते हैं ई प्रकार की करोड़, एक लेते हैं आई प्रकार की करोड़, एक लेते हैं एल प्रकार की, एक लेते हैं जे प्रकार की, एक लेते हैं यू प्रकार की, एक लेते हैं सी प्रकार की। क्या ए आई एल जे यू प्रकार की आपकी करोड़ ली जाती है। अब बात करें कि अपन लेंगे करोड़ प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है आपका, करोड़ प्रकार का ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस करोड़ प्रकार के ट्रांसफार्मर आकृति तो लेते हैं, क्या जो करोड़ की जो आकृति होती है वो एल आकार की लेते हैं। कौन से, एल आकार की। जो कोर प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसकी आकृति लेते हैं एल आकार की। तो कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से होता है, क्या कौन से ट्रांसफार्मर का, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का। इस प्रकार से ये डायग्राम इसका होता है, किसका, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर का। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग मतलब एलटी लाइन, एसटी लाइन, एसटी, ठीक है। यहां आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जिसे एलटी बोला जाता है, ठीक है। अब भाई ये हो गया कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अब एक बात करें कि कोर प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर चुंबकीय मार्ग होता है। तो बात करें इसके अंदर चुंबकीय मार्ग की बात करें, चुंबकीय मार्ग की अगर बात करें तो आपका चुंबकीय मार्ग होता है एक, इसमें एक चुंबकीय मार्ग होता है। बात करें जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है इसमें कौन सी कोर ली जाती है, एल आकार की कोर ली जाती है। कौन सी, एल आकार की कोर ली जाती है। अब बात करें इसके चुंबकीय मार्ग की एक होती है। अब ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन प्रकार का। कौन सा, स्टेप डाउन प्रकार का, ठीक है। फिर बात करें कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्या करता है, स्टेप डाउन प्रकार का, ये कम आउटपुट कम प्रदान करता है। क्या, आउटपुट कम प्रदान करता है, ठीक है। यहां तक की बात आपकी हो गई।
अब बात करें भाई जो कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी कोर है, इस कोर में क्या करते हैं, दोनों भुजाओं के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग। मार्ग एक इसलिए होता है कि भाई एक ही तो मार्ग है इसका, जो ये मार्ग है एक ही इनका मार्ग होता है। अब बात करें इसके उपयोगों की, अगर बात करें तो अगर मैं उपयोगों की बात करूं तो इसका उपयोग हो जाता है एक तो स्टेबलाइजर में, एक आपके जो टीवी वगैरह होते हैं, रेडियो, इनमें इसका उपयोग होता है। यहां आपकी बात होगी कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की, ठीक। अब बात करें इसी के साथ आगे चल रहा है ट्रांसफार्मर आपका कौन सा, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर आ जाता है। कौन सा, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर हो जाता है। 2 नंबर का ट्रांसफार्मर है सेल प्रकार का, सेल प्रकार का। अब जो सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है आपका, इस ट्रांसफार्मर में करोड़ की जो आकृति ली जाती है, जो करोड़ की जो आकृति ली जाती है वो आकृति होती है कौन सी आपकी, ई व आई प्रकार की आकृति आप इसमें काम में लेते हो। कौन से ट्रांसफार्मर में, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में, ठीक है। यहां तक की बात आपके समझ में आनी चाहिए भी कौन सी आकृति की कोर इसमें काम में ली जाती है, कौन सा ट्रांसफार्मर है। सेकंड भाग अपना है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर ई व आई इसलिए लिया जाता है, जैसे कि मान लो मैं इसकी आकृति बनाता हूं, एक बार डायग्राम इसका बनाते हैं। जैसे कि आपने एक ई प्रकार की करोड़, ई प्रकार की करोड़ आपने यहां ये ई प्रकार की कोर आपने यहां स्थापित की है। अब इसी के नीचे आप क्या करोगे, आई प्रकार की एक और ले लोगे। क्या, आई प्रकार की एक और ले लेते हैं। क्या, आई प्रकार की कोर, ये लो मैंने आई प्रकार की एक और स्थापित कर दी है। यह आपका सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर में जो आपकी जो मध्य भुजा है, इस पे आप वाइंडिंग करते हो। क्या, वाइंडिंग करते हैं अपन, मध्य प्रकार की वाइंडिंग, मध्य प्रकार की जो मध्य जो कोर है इसके अंदर आप वाइंडिंग स्थापित करते हो। ये वाइंडिंग स्थापित करने के बाद में क्या करते हो, एक प्राइमरी वाइंडिंग आप इसके कर लेते हो मध्य भुजा के ऊपर। मध्य भुजा के ऊपर आप प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद में क्या करते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन की मात्रा चढ़ा देते हो, और उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहां इंसुलेशन की मात्रा इसके ऊपर चढ़ा दी, ठीक। अब इसी प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर, मध्य भुजा के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दे। इंसुलेशन लेने के बाद में क्या करते हैं, आप इस पे सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी के ऊपर स्थापित कर देते हो। क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपने इसी पे स्थापित कर दी। यह आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है, यहां आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि जो सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर चुंबकीय मार्ग कितना होता है, कितने चुंबकीय मार्ग होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर एक चुंबकीय मार्ग तो आपका ये हो गया, ठीक है। एक चुंबकीय मार्ग आपका ये हो गया। तो यहां से आपको बताना है इसके अंदर जो चुंबकीय मार्ग है, सेल प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है, इसमें चुंबकीय मार्ग है। क्या, चुंबकीय मार्ग दो होते हैं। क्या, दो होते हैं, चुंबकीय मार्ग दो होते हैं। इसी के बाद में आप बात करोगे जो ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कोर और सेकेंडरी जो दो कोर, ये कोर है, इन जो कोरों के मध्य जो क्षेत्रफल है, जो कोरों का जो क्षेत्रफल है, एक कोर ये कोर है, दो कोर तो दो हो रही ना भाई। आपने ई व आई प्रकार की कोर ली, इनके अंदर जो क्षेत्रफल है, इनके जो मध्य का जो क्षेत्रफल है, कोरों का मध्य, करोड़ के
मध्य का क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्या मध्य के क्षेत्रफल की, तो इसके मध्य का क्षेत्रफल होता है 2 गुना, कितना 2 गुना, ठीक है। फिर बात करें कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों प्रकार का Transformer आपका है, क्या स्टेप डाउन व स्टेप प्रकार का, स्टेप अप व स्टेप डाउन प्रकार का है, ये दोनों स्टेप अप व स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। चुंबकीय मार्ग इसमें 2 होते हैं, क्रोड के मध्य का क्षेत्रफल आपका 2 गुना होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रकार का ये ट्रांसफार्मर होता है। अब इसमें जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट का मान लीकेज करंट का मान कम होता है, क्या लीकेज करंट का मान कम होता है। लीकेज करंट की अगर बात करें, जो लीकेज करंट होता है आपका, लीकेज करंट होता है क्या 1/5000वां भाग, इससे कम होना चाहिए, क्या इससे कम होना चाहिए। तो इसमें जो लीकेज करंट की मात्रा है वो कम होती है। बात करें इसकी दक्षता की, तो दक्षता भी क्या होगी, उच्च, दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। ये आपका सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए। क्वेश्चन इनमें से क्या आते हैं कि भाई जो सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर है, इनमें कौन सी प्रकार की कोर काम में ली जाती है, ई व आई प्रकार की कोर ली जाती है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय पथ कितने होते हैं, चुंबकीय पथ होते हैं 2, ठीक है। जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है, इसमें वाइंडिंग कहां स्थापित की जाती है, तो मध्य भुजा पर ये वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कहां, जो वाइंडिंग है ये आपकी, ये कहां, मध्य भुजा पे, मध्य भुजा पर वाइंडिंग, मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग, क्या मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग स्थापित की जाती है, मध्य भुजा पे दोनों वाइंडिंग की जाती है। किस हिसाब से की जाती है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग करोगे, प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद में आप इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर लोगे, क्या कर लोगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कर लोगे। अब यहां तक कि आपकी बात हो जाती है क्या, कि सेल प्रकार का और कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की, दोनों ट्रांसफार्मर की बात आपके सामने हो जाती है। अब भाई बात करते हैं आगे का जो ट्रांसफार्मर है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्रोड की आकृति EIL JUC ली जाती है, मोटाई इनकी 3.5 से 0.5 mm ली जाती है। सिलिकॉन की मात्रा क्रोड के अंदर मिलाई जाती है, कौन सी 3.8 से 4.5% के समथिंग इसकी मात्रा ली जाती है। ये बातें सामने आपके सब कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे का जो ट्रांसफार्मर की अपन बात करते हैं, जो आगे का आपका जो ट्रांसफार्मर है, क्रोड के आधार पे जो ट्रांसफार्मर और बनते हैं, कौन सा, सेल बेरी प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है। तो क्रोड के आधार पे कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, 3, सेल, टोर व बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। किसी ने कहा है कि बाधाओं के सामने कभी हारना नहीं चाहिए इंसान को। अब बात करें आगे कौन से ट्रांसफार्मर की, बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। प्रकार ट्रांसफार्मर। अब भाई इस ट्रांसफार्मर के सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक तो लीकेज करंट की मात्रा सबसे कम होती है, दक्षता सबसे उच्च होती है, और इसमें चुंबकीय पथ का जो चुंबकीय पथ होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसकी कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। देखो डायग्राम इसका इस हिसाब से अपन ले लेते हैं, क्या एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली देखना है। बाकी
ये आपकी अलग अलग कोर स्थापित की जाती है। क्या अलग अलग कोर स्थापित की जाती है, क्रोड स्थापित की जाती है। इन पे क्या करते हो आप, वाइंडिंग, मान लो इस पे मैंने एक वाइंडिंग कर दी, इस पे मैंने कर दी, इस पे मैंने कर दी, इस पे मैंने वाइंडिंग कर दी। अब देखो इस ट्रांसफार्मर में एक तो ध्यान रखने बात है क्या, कि इनमें चुंबकीय मार्ग है, चुंबकीय मार्ग, क्या चुंबकीय मार्ग, चुंबकीय मार्ग है, वह अनेक चुंबकीय मार्ग अनेक प्राप्त होते हैं। क्या चुंबकीय मार्ग अनेक प्राप्त होते हैं। फिर यहीं से एक बात और लिखनी है कि दक्षता की अगर बात करें, दक्षता उच्च होती है। फिर बात करें लीकेज करंट, लीकेज करंट का मान सबसे कम प्राप्त होता है, लीकेज करंट का मान सबसे कम प्राप्त होता है। फिर बात करें क्या, इस ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये ट्रांसफार्मर आपका सबसे अच्छा व दक्षता में उच्च होती है इसकी, और जो इसमें हानियां होती है लीकेज फ्लक्स वाली वो कम होती है। क्यों, क्योंकि इसके जो मार्ग हैं वो अनेक प्रकार के इसके अंदर मार्ग होते हैं। अब बात करें इस ट्रांसफार्मर की, तो ये ट्रांसफार्मर है आपका, सॉरी लीकेज करंट वाली बात करें, लीकेज करंट की, तो इनमें सबसे ज्यादा लीकेज किसमें होता है, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर, क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर में। फिर उससे कम सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में, उससे कम सबसे कम आपके बेरी ट्रांसफार्मर में होता है। क्या लीकेज करंट की मात्रा बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में होती है। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। बस इतना ही देखना था कि बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय मार्ग होते हैं अनेक, दक्षता होती है उच्च, लीकेज करंट का मान सबसे कम होता है। अब आगे बात करते हैं क्या, फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर, क्या फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर। तो फेज के आधार पे जो ट्रांसफार्मर हैं आपके, फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। इनकी बातें अपन करेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर कौन सा है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है। तो फेज के आधार पे अगर मैं बात करूं, फेज के आधार पे ट्रांसफार्मर, जो फेज के आधार पे आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो होते हैं, कौन से, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, क्या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, कौन से ट्रांसफार्मर की, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कौन सा होता है कि वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करता है। इसकी जो वोल्टेज है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है, मापन की जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितनी होती है इसकी, 250 वोल्ट तक ये काम करता है। ठीक है, आगे इसकी बात करें इसके उपयोग, तो इसका उपयोग होता है कहां, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग। अब घरेलू उपयोग में कौन से होते हैं आपके, जैसे टीवी के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी रेडियो अगर खोल के देखा होगा तो उसमें एक कोर पर एक ट्रांसफार्मर होता है, क्रोड के आधार के ये कोरों के ऊपर एक ट्रांसफार्मर होता है, कोरों के ऊपर उस पर वाइंडिंग की होती है, छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है टीवी के अंदर। तो टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर, स्टेबलाइजर के अंदर, इन्वर्टर के अंदर,
वेटर के अंदर, इनके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का काम होता है। बेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक ही बात ध्यान रखनी है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वो होता है कि जो 250 वोल्ट तक का मापन करता है और सिंगल फेज सप्लाई पे ये काम करता है। फिर उसके बाद में बात करें इसके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वोल्टेज जो होती है, सीमा होती है इसकी 250 वोल्ट तक ये काम करता है। फिर इसके बाद में बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग होता है घरेलू उपयोग का, घरेलू उपयोग। तो घरेलू उपयोग की अगर बात करें टीवी, रेडियो, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर में इसका उपयोग किया जाता है। यहां से बात करें 3 फेज ट्रांसफार्मर की, कौन से की? 3 फेज ट्रांसफार्मर की। थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, कौन से की? 3 फेज ट्रांसफार्मर की। 3 फेज ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो 3 फेज एसी सप्लाई पे काम करें, 3 फेज एसी सप्लाई पर काम करें। ठीक, अब इसकी वो वोल्टेज सीमा होती है जो 250 से लेके 450 वोल्ट तक ये काम करता है। इसमें इसका जो उपयोग है वो उद्योगों के अंदर, बड़े कारखानों के अंदर जो ऐसे उपयोग होता है, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करें इस ट्रांसफार्मर की संयोजन की, इनकी जो वाइंडिंग का जो संयोजन होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग का संयोजन होता है वो किस हिसाब से किया जाता है? वाइंडिंग संयोजन की अगर मैं बात करूं तो यहां इनके संयोजन की 4 बात है। एक पहली तो है स्टार संयोजन, स्टार संयोजन। तो ये कौन से ट्रांसफार्मर में काम लिया जाता है? छोटे ट्रांसफार्मर में किस लिए लिया जाता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। क्या? स्टार संयोजन वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के। फिर आता है आपका डेल्टा कनेक्शन। ये छोटे ट्रांसफार्मर में किस लिए? वोल्टेज को घटाने के लिए, अब इसकी आगे की बात करें क्या? तीसरा आपका संयोजन होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टार डेल्टा संयोजन। तो यह होता है पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। कौन से? पावर ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है, इस कनेक्शन का। पावर ट्रांसफार्मर कौन से कनेक्शन किए जाते हैं? स्टार डेल्टा के अंदर, जो क्या करता है, कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? आपके स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर में स्टेप, ये डायरेक्ट भी आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर कौन से कनेक्शन किए जाते हैं? तो आपके होते हैं स्टार व डेल्टा के अंदर। प्राइमरी के स्टार के अंदर और सेकेंडरी को आप डेल्टा के अंदर ले लेते हो। फिर बात करते हैं कौन से 4 नंबर कनेक्शन होते हैं? कौन से? डेल्टा स्टार के अंदर, क्या? डेल्टा व स्टार के अंदर जो वोल्टेज बढ़ाने का काम, के काम करता है। बोला जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या? डेल्टा स्टार कनेक्शन किए जाते हैं कि प्राइमरी को डेल्टा में और सेकेंडरी को स्टार के अंदर इसके कनेक्शन किए जाते हैं। जैसे कि वो करता क्या है? फिर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। डेल्टा स्टार जो कनेक्शन होते हैं वो वोल्टेज को सदैव बढ़ाते हैं, और वो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन है वाइंडिंग के। क्या?
3 फेज ट्रांसफार्मर में जैसे आप वाइंडिंग में इस हिसाब से संयोजन करोगे तो आपको रिजल्ट उस हिसाब से मिलेगा, बढ़ने वाला, घटने वाला, स्टेप डाउन, फिर घटने वाला, फिर वोल्टेज को वापस बढ़ाने वाला। तो अलग अलग प्रकार से ये कनेक्शन किए जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि स्टेप जो आपका जो डेल्टा है, अब आप बोलोगे डेल्टा कौन सा होता है, तो डेल्टा की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। डेल्टा कनेक्शन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। क्या? इस प्रकार से आपकी डेल्टा की आकृति होती है। अब ये डेल्टा कनेक्शन से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, कि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल बिंदु होता है या नहीं होता है। तो डेल्टा के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपस्थित नहीं होता है। क्या? न्यूट्रल उपस्थित नहीं होता है। क्या? डेल्टा के अंदर न्यूट्रल बिंदु उपस्थित नहीं होता है। यहां से अगर बात करें स्टार की, क्या? स्टार, इसका कनेक्शन कुछ इस हिसाब से होता है कि इस हिसाब के आपके कनेक्शन होते हैं डेल्टा स्टार के अंदर। अब स्टार के अंदर इस हिसाब से कनेक्शन होते हैं तो आपका क्वेश्चन एक बन जाता है, क्या, कि स्टार संयोजन के अंदर स्टार संयोजन के अंदर न्यूट्रल की उपस्थिति होती है कि या नहीं होती है। तो स्टार के अंदर ध्यान रखना, स्टार के अंदर न्यूट्रल की उपस्थिति होती है। क्या? यहां से न्यूट्रल की उपस्थिति होती है। तो कहा जाए न्यूट्रल की उपस्थिति होती है। क्या? न्यूट्रल की उपस्थिति होती है किसमें? स्टार के अंदर। क्या? स्टार के अंदर न्यूट्रल की उपस्थिति होती है और डेल्टा के अंदर न्यूट्रल की उपस्थिति नहीं होती है। 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर बस इतना ही ध्यान रखें कि ये 3 फेज एसी सप्लाई पे काम करता है। 250 से 400 वोल्टेज ये देता आपको। और संयोजनों की अगर बात करें तो इनका संयोजन इस हिसाब से किया जाता है। ठीक है। और सिंगल फेज के बजाय 3 फेज ट्रांसफार्मर उपयोगी इसलिए है, लाभदायक इसलिए कि आप एक तो 3 फेज सप्लाई लेने के लिए अलग अलग 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लोगे और एक ही ट्रांसफार्मर के अंदर आपके तीनों ट्रांसफार्मर का काम होता है। इसलिए 3 फेज सिंगल फेज के बजाय देखा जाए सबसे सस्ता, सुंदर और सही आपको लाभ देने वाला ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर को माना जाता है। क्योंकि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो 3 फेज सप्लाई लेने के लिए सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर आपको संयोजन करने होते हैं। और अगर आपको 3 फेज की सप्लाई चाहिए तो सिंगल फेज के बजाय आप 3 फेज ट्रांसफार्मर को वहां उपयोग ले सकते हो। ठीक है। आज अपना टॉपिक यहां ट्रांसफार्मर के प्रकारों का वर्गीकरण आपके सामने सारा हो चुका है। आगे बात करेंगे ट्रांसफार्मर की अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।